पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ WBBSE कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक साहित्य संचयन में संकलित विनोद रस्तोगी द्वारा रचित एकांकी बहू की विदा के आधार पर 1 अंक वाले 30 महत्वपूर्ण लघु प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। बहू की विदा एकांकी पर आधारित 30 लघु प्रश्नोत्तर। पात्रों का परिचय और विशेषताएं। 1 प्रश्न, बहू की विदा एकांकी के रचनाकार लेखक कौन हैं? उत्तर, विनोद रस्तोगी। 2 प्रश्न, जीवनलाल कौन है और उनकी अवस्था उम्र क्या है? उत्तर, जीवनलाल एक धनी व्यापारी हैं और उनकी अवस्था 50 वर्ष है। 3 प्रश्न, जीवनलाल की पत्नी का नाम और उनकी उम्र क्या है? उत्तर, उनकी पत्नी का नाम राजेश्वरी है और उनकी उम्र 46 वर्ष है। 4 प्रश्न, रमेश किसका पुत्र है और उसकी अवस्था कितनी है? उत्तर, रमेश जीवनलाल का पुत्र है और उसकी अवस्था 22 वर्ष है। 5 प्रश्न, कमला कौन है और उसकी उम्र कितनी बताई गई है? उत्तर, कमला रमेश की पत्नी जीवनलाल की बहू है और उसकी उम्र 19 वर्ष है। 6 प्रश्न, प्रमोद का कमला से क्या संबंध है और उसकी अवस्था क्या है? उत्तर, प्रमोद कमला का भाई है और उसकी अवस्था 23 वर्ष है। 7 प्रश्न, एकांकी के प्रारंभ में कमरे का सोफा सेट और सजावट कैसी है? उत्तर, कमरा आधुनिक ढंग से सजा हुआ है। 8 प्रश्न, जीवनलाल की बेटी का नाम क्या है? उत्तर, जीवनलाल की बेटी का नाम गौरी है। मुख्य कथा और घटनाक्रम। 9 प्रश्न, प्रमोद जीवनलाल के घर किस उद्देश्य से आया है? उत्तर, प्रमोद अपनी बहन कमला को उसकी शादी के पहले सावन पर मायके विदा कराने आया है। 10 प्रश्न, जीवनलाल ने कमला को विदा करने से साफ मना क्यों कर दिया? उत्तर, क्योंकि प्रमोद के परिवार ने शादी में उनकी मांग के अनुसार पूरा दहेज नहीं दिया था। 11 प्रश्न, हर लड़की पहला सावन कहाँ और किसके साथ बिताने का सपना देखती है? उत्तर, अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर अपनी मां के घर मायके बिताने का सपना देखती है। 12 प्रश्न, जीवनलाल के अनुसार उनकी शान को जो ठेस पहुंची है उसका घाव भरने के लिए क्या चाहिए? उत्तर, उस घाव को भरने के लिए 5000 रुपये नकद मरहम के रूप में चाहिए। 13 प्रश्न, जीवनलाल ने प्रमोद के सामने विदा करने के लिए अंतिम फैसला क्या सुनाया? उत्तर, उन्होंने कहा कि विदा तभी होगी जब प्रमोद उनके हाथ पर 5000 रुपये नकद रख देगा। 14 प्रश्न, जीवनलाल ने दहेज कम देने पर प्रमोद को ताना मारते हुए क्या कहा था? उत्तर, उन्होंने कहा कि अगर सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? 15 प्रश्न, जीवनलाल अपनी बेटी गौरी की शादी के दहेज के बारे में क्या गर्व करते हैं? उत्तर, वे गर्व करते हैं कि उन्होंने गौरी की शादी में इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। 16 प्रश्न, जीवनलाल के अनुसार बेटी और बहू में क्या अंतर है? उत्तर, जीवनलाल के अनुसार बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। वे दोनों को एक तराजू में नहीं तौलना चाहते। पारिवारिक संवाद और परिस्थितियां। 17 प्रश्न, प्रमोद 5000 रुपयों का प्रबंध करने के लिए क्या बेचने को तैयार हो जाता है? उत्तर, प्रमोद अपना मकान 7-8 हजार रुपये में बेचने को तैयार हो जाता है। 18 प्रश्न, कमला अपने भाई प्रमोद को घर बेचने से क्यों मना करती है? उत्तर, क्योंकि उसे अपने भाई के सुख की चिंता है और साल 2 साल में उसे अपनी छोटी बहन विमला की शादी भी करनी है। 19 प्रश्न, कमला के अनुसार उसकी सास राजेश्वरी का स्वभाव कैसा है? उत्तर, कमला के अनुसार उसकी माजी राजेश्वरी तो ममता की मूर्ति हैं। 20 प्रश्न, राजेश्वरी ने प्रमोद को उदास देखकर विदा के लिए कितने रुपए देने की पेशकश की? उत्तर, राजेश्वरी ने स्वयं अपनी तिजोरी से 5000 रुपये निकालकर देने की पेशकश की। 21 प्रश्न, राजेश्वरी ने रुपयों को कागज के रंग बिरंगे टुकड़े क्यों कहा? उत्तर, क्योंकि जीवनलाल के लिए उन कागजों की कीमत इंसान की भावनाओं और रिश्तों से ज्यादा थी। 22 प्रश्न, जीवनलाल अपनी पत्नी राजेश्वरी को किस बात की तैयारी करने के लिए कहते हैं? उत्तर, वे अपनी बेटी गौरी के स्वागत के लिए मिठाई का थाल लाने और तैयारी करने के लिए कहते हैं। 23 प्रश्न, जीवनलाल को किस बात का अत्यंत अहंकार था? उत्तर, जीवनलाल को अपनी धन दौलत, ऊंची मूछ और समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा नाक का अहंकार था। एकांकी का चरमोत्कर्ष
टर्निंग पॉइंट और अंत। 24 प्रश्न, रमेश अपनी बहन गौरी को विदा कराने कहाँ गया था? उत्तर, गौरी के ससुराल गया था। 25 प्रश्न, रमेश जब अकेले लौटता है तो उसके चेहरे पर क्या भाव थे? उत्तर, रमेश के चेहरे पर उदासी के चिन्ह थे। 26 प्रश्न, गौरी के ससुराल वालों ने उसे विदा क्यों नहीं किया? उत्तर, क्योंकि गौरी के ससुराल वालों का भी यही आरोप था कि दहेज पूरा नहीं दिया गया है। 27 प्रश्न, जब गौरी विदा होकर नहीं आई तो जीवनलाल की प्रतिक्रिया क्या थी? उत्तर, जीवनलाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी छाती पर घूंसा मार दिया हो और वे स्तब्ध रह गए। 28 प्रश्न, गौरी के ससुराल वालों को लोभी कहने पर राजेश्वरी ने जीवनलाल को क्या आईना दिखाया? उत्तर, उन्होंने कहा कि जब बेटे वाले चाहें अपना घर द्वार बेचकर दे दें तब भी बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। 29 प्रश्न, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटी, यहां जीवनलाल का क्या आशय है? उत्तर, इसका आशय है कि बेटी की विदा न होने की चोट ने जीवनलाल की आंखें खोल दी और उन्हें बहू के दर्द का एहसास करा दिया। 30 प्रश्न, एकांकी के अंत में जीवनलाल ने प्रमोद से क्या कहा? उत्तर, उन्होंने प्रमोद को रोका और अपनी गलती पर लज्जित होते हुए राजेश्वरी से बहू कमला को विदा करने की तैयारी करने को कहा। बहू की विदा एकांकी के आधार पर 1 अंक वाले 20 और महत्वपूर्ण लघु प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे। एकांकी के संवाद और बारीक घटनाक्रम। 31 प्रश्न, प्रमोद के अनुसार किस लड़की का यह सपना नहीं होगा कि वो पहला सावन मायके में बिताए? उत्तर, कमला के अनुसार दुनिया की हर लड़की का ये सपना होता है। 32 प्रश्न, प्रमोद ने जीवनलाल के व्यवहार को कैसा बताया जब उन्होंने कमला को विदा करने से मना कर दिया? उत्तर, प्रमोद ने इसे सरासर अन्याय और उस भोली भाली लड़की कमला से बदला लेना बताया। 33 प्रश्न, जीवनलाल के अनुसार रमेश उनके सामने मुंह क्यों नहीं खोल सकता? उत्तर, क्योंकि रमेश उनका बेटा है और उसमें अपने पिता के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। 34 प्रश्न, जीवनलाल ने प्रमोद को बड़ों के मुंह लगने पर क्या कहकर अपमानित किया? उत्तर, उन्होंने प्रमोद को आवारा छोकरा कहा जो बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी कर रहा था। 35 प्रश्न, बेटी वाले होकर भी हमारी मुंह ऊंची है, समझे, ये कथन किसका है? उत्तर, यह कथन धनी व्यापारी जीवनलाल का है। 36 प्रश्न, प्रमोद ने जीवनलाल को व्यंग्य में ये क्यों कहा कि जो हमारी बहन है क्या वो आपकी कोई नहीं है? उत्तर, क्योंकि जीवनलाल अपनी बेटी गौरी और बहू कमला में फर्क कर रहे थे और बहू की भावनाओं का आदर नहीं कर रहे थे। 37 प्रश्न, जीवनलाल ने किस ऊंचे स्वर में नौकर या माली के बच्चे के बारे में पूछा? उत्तर, उन्होंने पूछा कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं क्योंकि वे अपनी बेटी गौरी के लिए लॉन में झूला डलवा रहे थे। 38 प्रश्न, जब जीवनलाल कमरे से चले जाते हैं तब अंदर से आने वाली कमला का रूप कैसा था? उत्तर, उसके चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा थी, हाथों में लाल चूड़ियां थी और उसने रेशमी साड़ी ब्लाउज पहना था। पात्रों की मानसिक स्थिति और सामाजिक सोच। 39 प्रश्न, प्रमोद ने कमला के आंसुओं को क्या संज्ञा दी और क्यों? उत्तर, प्रमोद ने उन्हें मोती कहा और कहा कि यहां इन मोतियों का मूल्य समझने वाला कोई नहीं है, पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। 40 प्रश्न, प्रमोद के अनुसार जीवनलाल के कलेजे के घाव की कीमत कितनी थी? उत्तर, 5,000 रुपए। 41 प्रश्न, कमला ने प्रमोद को अपनी विदा के लिए क्या सौगंध दी? उत्तर, उसने अपने सुख सुहाग की सौगंध देकर कहा कि मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया। 42 प्रश्न, कमला ने साल 2 साल में अपने भाई प्रमोद को किस जिम्मेदारी की याद दिलाई? उत्तर, उसने याद दिलाई कि साल 2 साल में प्रमोद को अपनी छोटी बहन विमला का ब्याह भी करना है। 43 प्रश्न, कमला के अनुसार गौरी का स्वभाव कैसा है? उत्तर, कमला के अनुसार गौरी बहुत अच्छे स्वभाव की है जो हर समय हंसती हंसाती रहती है। 44 प्रश्न, प्रमोद ने राजेश्वरी माजी को पहली बार देखकर उनके बारे में क्या संदेह व्यक्त किया था? उत्तर, प्रमोद को लगा था कि सब एक ही धातु के बने हैं और माजी की ममता सिर्फ दिखावा हो सकती है। 45 प्रश्न, राजेश्वरी का रूप रंग एकांकी में कैसा वर्णित है? उत्तर, गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हुए। एकांकी का संदेश और निष्कर्ष।
46। प्रश्न, राजेश्वरी ने जीवनलाल की जिद के बारे में प्रमोद से क्या कहा? उत्तर, उन्होंने कहा कि वे अपनी जिद के सामने किसी की नहीं सुनते। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी से मना कर रहे थे। 47। प्रश्न, प्रमोद ने आज के युग में पैसा ही नाक और मुंह है क्यों कहा? उत्तर, समाज की इस कड़वी सच्चाई पर व्यंग्य करने के लिए कि आज इंसान की इज्जत उसकी इंसानियत से नहीं बल्कि उसके पैसे से होती है। 48। प्रश्न, जीवनलाल के अनुसार उनकी जीवन भर की कमाई किसने ली थी? उत्तर, उनकी बेटी गौरी के ससुराल वालों ने, दहेज के रूप में। 49। प्रश्न, राजेश्वरी के अनुसार समाज में सब उलझने कब सुलझ सकती हैं? उत्तर, जब बेटे वाला ये याद रखे कि वह बेटी वाला भी है। 50। प्रश्न, बहू की विदा एकांकी समाज की किस कुप्रथा पर करारी चोट करती है? उत्तर, यह एकांकी समाज में फैली दहेज प्रथा और बहू बेटी के बीच किए जाने वाले भेदभाव पर करारी चोट करती है। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ WBBSE कक्षा 9 हिंदी साहित्य संचयन के अंतर्गत विनोद रस्तोगी द्वारा रचित एकांकी बहू की विदा के आधार पर आपके अभ्यास के लिए 2 अंकों वाले 15 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। बहू की विदा लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर 2 अंक। प्रश्न 1, जीवनलाल कौन है और उनका चरित्र कैसा है? उत्तर, जीवनलाल एक 50 वर्षीय धनी व्यापारी हैं। एकांकी के शुरुआती भाग में वे एक बेहद लालची, घमंडी और संवेदनहीन व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जो रिश्तों से ज्यादा पैसे और दहेज को महत्व देते हैं। प्रश्न 2, प्रमोद कौन है और वो जीवनलाल के घर किस उद्देश्य से आया है? उत्तर, प्रमोद कमला का 23 वर्षीय भाई है। वह अपनी बहन कमला को उसकी शादी के बाद के पहले सावन पर प्रथा के अनुसार अपने घर मायके विदा कराकर ले जाने के उद्देश्य से जीवनलाल के घर आया है। प्रश्न 3, जीवनलाल ने कमला को विदा करने से क्यों मना कर दिया? उत्तर, जीवनलाल का मानना था कि प्रमोद के परिवार ने कमला की शादी में ठीक से बारात की खातिरदारी नहीं की और पूरा दहेज भी नहीं दिया। वे अपनी इस शान को लगी ठेस के बदले 5,000 रुपए नगद की मांग कर रहे थे, जिसके न मिलने पर उन्होंने विदा करने से मना कर दिया। प्रश्न 4, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। जीवनलाल ने यह कथन किस संदर्भ में और किससे कहा? उत्तर, जब प्रमोद ने भावुक होकर जीवनलाल से विनती की कि यदि उन्होंने कमला को विदा नहीं किया तो उसकी बहन की क्या दशा होगी, तब जीवनलाल ने अत्यंत निष्ठुरता दिखाते हुए प्रमोद से यह बात कही थी। प्रश्न 5, जीवनलाल के अनुसार उनकी शान में क्या कमी रह गई थी जिसे वे घाव कह रहे थे? उत्तर, जीवनलाल के अनुसार कमला के परिवार वालों ने शादी में बारात का स्वागत और खातिरदारी ढंग से नहीं की थी। इससे पूरी बिरादरी में उनकी जो हंसी हुई उसे ही वे अपनी शान पर लगा गहरा घाव मान रहे थे। प्रश्न 6, जीवनलाल ने विदा के लिए क्या अंतिम शर्त रखी? उत्तर, जीवनलाल ने साफ शब्दों में अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा कि कमला की विदा तभी होगी जब प्रमोद उनके फैले हुए हाथ पर 5,000 रुपए नगद लाकर रख देगा। प्रश्न 7, बेटी और बहू को एक तराजू में तौलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू, इस कथन का क्या अर्थ है? उत्तर, यह कथन जीवनलाल का है जो समाज की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। वे अपनी बेटी गौरी के लिए ससुराल में हर सुख सुविधा और सम्मान चाहते हैं, लेकिन अपनी बहू कमला को सिर्फ एक माध्यम समझते हैं जिससे पैसा वसूला जा सके। प्रश्न 8, प्रमोद कमला की विदा के लिए रुपयों का इंतजाम कैसे करना चाहता था और इस पर कमला की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, प्रमोद अपना मकान 7,000 रुपये माइनस 8,000 में बेचकर रुपयों का इंतजाम करना चाहता था। जब कमला को यह पता चला तो उसने अपने सुख के लिए भाई को घर बेचने से मना कर दिया और अपने सुहाग की सौगंध दी। प्रश्न 9, राजेश्वरी कौन है? उनका स्वभाव अपने पति से किस प्रकार अलग है? उत्तर, राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी कमला की सास हैं। उनका स्वभाव अपने पति के बिल्कुल विपरीत है। वे अत्यंत ममतामयी, दयालु और न्यायप्रिय महिला हैं जो बहू को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। प्रश्न 10, राजेश्वरी ने प्रमोद को विदा के रुपयों के बारे में क्या आश्वासन दिया? उत्तर, राजेश्वरी ने प्रमोद से कहा कि वो रुपयों की चिंता न करे, वे स्वयं अपनी तिजोरी से 5,000 रुपये लाकर देंगी ताकि जीवनलाल के मुंह पर मारकर कमला को सम्मानपूर्वक विदा कराया जा सके। प्रश्न 11,
रमेश कौन है और वो कहां से लौट रहा था? उत्तर, रमेश जीवनलाल का 22 वर्षीय पुत्र और कमला का पति है। वो अपनी बहन गौरी को उसके ससुराल से विदा कराने गया था और एकांकी के अंत में वहीं से अकेले वापस लौट रहा था। प्रश्न 12। रमेश जब अकेले घर लौटा तो जीवनलाल की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, रमेश को अकेले देखकर जीवनलाल घबरा गए। जब रमेश ने बताया कि गौरी के ससुराल वालों ने कम दहेज का बहाना बनाकर उसे विदा नहीं किया, तो जीवनलाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी छाती पर घूंसा मार दिया हो। प्रश्न 13। गौरी की विदा न होने पर राजेश्वरी ने जीवनलाल को क्या आईना दिखाया? उत्तर, राजेश्वरी ने जीवनलाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो व्यवहार वे दूसरों की बेटी कमला के साथ कर रहे थे वही उनके साथ भी हुआ है। जब तक वे बहू और बेटी को एक समान नहीं समझेंगे, उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। प्रश्न 14। कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। जीवनलाल ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, जब जीवनलाल की अपनी बेटी गौरी को विदा नहीं किया गया तो उन्हें वही दर्द महसूस हुआ जो उन्होंने प्रमोद और कमला को दिया था। इस घटना चोट ने उनके भीतर के लालच को खत्म कर दिया और उनकी आंखें खोल दी, इसलिए उन्होंने इसे मरहम कहा। प्रश्न 15। एकांकी का अंत किस प्रकार होता है? उत्तर, एकांकी का अंत सुखद और हृदय परिवर्तन के साथ होता है। जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे अपनी पत्नी राजेश्वरी से बहू कमला को विदा करने की तैयारी करने को कहते हैं। कमला की आंखों में हर्ष के आंसू आ जाते हैं। बहू की विदा एकांकी के गहरे अध्ययन और परीक्षा की और बेहतर तैयारी के लिए अगले 15 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर 2 अंक नीचे दिए गए हैं। बहू की विदा भाग 2 लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर 2 अंक। प्रश्न 16। एकांकी के प्रारंभ में कमरे की सजावट दृश्य से जीवनलाल की किस स्थिति का पता चलता है? उत्तर, कमरे में आधुनिक ढंग की सजावट, सोफा सेट, रेडियो, पुस्तकों का रैक और सुंदर फूलदान का होना ये दर्शाता है कि जीवनलाल एक बेहद समृद्ध, संभ्रांत और उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। प्रश्न 17। प्रमोद के चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव क्यों था? उत्तर, प्रमोद जब जीवनलाल के घर पहुंचा तो उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जीवनलाल उसकी बहन कमला को आसानी से विदा नहीं करेंगे। अपनी लाचारी के कारण उसके चेहरे पर निराशा और करुणा थी। प्रश्न 18। हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। इस कथन से किस सामाजिक परंपरा का पता चलता है? उत्तर, इस कथन से भारतीय समाज की एक अत्यंत सुंदर परंपरा का पता चलता है, जिसके अनुसार नवविवाहित लड़कियां शादी के बाद अपना पहला सावन, कजरी तीज का समय अपनी सखी सहेलियों और परिवार के साथ बिताने के लिए अपने मायके जाती हैं। प्रश्न 19। जीवनलाल ने प्रमोद के परिवार को झोपड़ी और अपने परिवार को महल क्यों कहा? उत्तर, जीवनलाल ने अपने धन दौलत के घमंड में चूर होकर ऐसा कहा। उनका मानना था कि प्रमोद की हैसियत उनके मुकाबले बहुत कम, झोपड़ी जैसी है, फिर भी उन्होंने ऊंचे खानदान महल से नाता जोड़ने की जुर्रत की। प्रश्न 20। हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। प्रमोद ने ये बात क्यों और किस परिस्थिति में कही? उत्तर, जब जीवनलाल 5000 रुपए की मांग पर अड़ गए और प्रमोद के पास तुरंत देने के लिए पैसे नहीं थे, तब अपनी बहन की विदा के लिए गिड़गिड़ाते हुए प्रमोद ने भविष्य में गौने के समय उनकी मांग पूरी करने का लाचार भरोसा दिया। प्रश्न 21। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। जीवनलाल के इस मुहावरेदार कथन का क्या आशय है? उत्तर, इस कथन का आशय यह है कि जीवनलाल खुद को अत्यधिक अनुभवी और दुनियादार समझते हैं। वे प्रमोद को जताना चाहते थे कि वे उसकी बातों में आकर मूर्ख बनने वाले नहीं हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि पैसा कैसे वसूलना है। प्रश्न 22। प्रमोद ने रमेश बाबू, कमला के पति से क्या उम्मीद लगाई थी और वो क्यों टूट गई? उत्तर, प्रमोद को उम्मीद थी कि रमेश बाबू पढ़े लिखे और समझदार युवा हैं, इसलिए वे अपनी पत्नी के अधिकार के लिए अपने पिता के सामने स्टैंड लेंगे। लेकिन जीवनलाल ने बताया कि रमेश आज्ञाकारी बेटा है, वो बड़ों के सामने मुंह खोलने की बदतमीजी नहीं करता। प्रश्न 23। जीवनलाल ने अपनी बेटी गौरी की शादी का उदाहरण प्रमोद को किस गर्व के साथ दिया? उत्तर,
जीवनलाल ने गर्व से छाती ठोककर कहा कि उन्होंने पिछले महीने ही अपनी बेटी गौरी की शादी में इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली और बारात की ऐसी खातिरदारी की कि सब दंग रह गए। प्रश्न 24। कमला की शारीरिक और मानसिक स्थिति का वर्णन कीजिए जब वो कमरे में आती है। उत्तर। कमला का मुख चांद सा सुंदर है, लेकिन उस पर उदासी की घटा छाई हुई है। वो रेशमी साड़ी और लाल चूड़ियां पहने हुए सिर नीचा किए खड़ी है, जो उसकी मानसिक पीड़ा, लाचारी और दुख को दर्शाता है। प्रश्न 25। रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहां कोई नहीं है। प्रमोद ने कमला से ऐसा क्यों कहा? उत्तर। प्रमोद अपनी बहन के आंसू देखकर दुखी हो जाता है। वो जीवनलाल के घर को पत्थरों का घर और वहां के लोगों को संवेदनहीन मानता है, जिनके दिल में किसी के आंसुओं, मोतियों के लिए कोई जगह या दया नहीं है। प्रश्न 26। कमला अपनी विदा न होने पर भी भाई प्रमोद को ढांढस बंधाने के लिए गौरी के बारे में क्या कहती है? उत्तर। कमला कहती है कि उसकी ननद गौरी आ रही है, जो बहुत अच्छे और हंसमुख स्वभाव की है। वो गौरी के साथ रहकर अपनी सहेलियों की कमी भूल जाएगी, इसलिए प्रमोद उसकी विदा की चिंता न करे। प्रश्न 27। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। प्रमोद के इस व्यंग्य का क्या अर्थ है? उत्तर। प्रमोद समाज की कड़वी सच्चाई पर व्यंग्य करता है कि आज के दौर में इंसान की इज्जत नाक और मूंछ उसके चरित्र या व्यवहार से नहीं, बल्कि उसकी तिजोरी और पैसे से तय होती है। जिसके पास पैसा नहीं, समाज उसे बेइज्जत, नकटा समझता है। प्रश्न 28। रमेश जब अकेले लौटा तो उसने गौरी के विदा न होने का क्या कारण बताया? उत्तर। रमेश ने अत्यंत उदास होकर बताया कि गौरी के ससुराल वालों का कहना है कि दहेज पूरा नहीं दिया गया। इसी कम दहेज का बहाना बनाकर उन्होंने गौरी को विदा करने से साफ मना कर दिया। प्रश्न 29। मगर शराफत और इंसानियत, जीवनलाल के इस अधूरे वाक्य को राजेश्वरी ने कैसे पूरा किया? उत्तर। जब जीवनलाल दूसरों को शराफत का पाठ पढ़ाने लगे तो राजेश्वरी ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए याद दिलाया कि कुछ देर पहले जब वे खुद अपनी बहू को विदा करने के लिए पैसों की जिद कर रहे थे, तब उनकी शराफत और इंसानियत कहाँ गई थी? प्रश्न 30। बहू की विदा एकांकी से हमें क्या मुख्य संदेश, शिक्षा मिलता है? उत्तर। ये एकांकी समाज में फैली दहेज प्रथा की कुप्रथा पर कड़ा प्रहार करती है। ये हमें संदेश देती है कि बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। जो सम्मान और प्यार हम अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हैं, वही हमें अपने घर की बहू को भी देना चाहिए। यहां विनोद रस्तोगी द्वारा रचित एकांकी बहू की विदा के आधार पर आपके लिए 5 अंकों वाले 6 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सटीक उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 1। जीवनलाल कमला की विदा क्यों नहीं करना चाहते थे? उत्तर। जीवनलाल एक धनी और लालची व्यापारी थे। उनका मानना था कि कमला के मायके वालों ने बारात की खातिरदारी ठीक से नहीं की और दहेज की पूरी रकम भी नहीं दी, जिससे बिरादरी में उनकी शान को ठेस पहुंची है। वे उस कथित अपमान के बदले और दहेज की बची हुई 5,000 रुपए की रकम वसूलने के लिए कमला की विदा नहीं करना चाहते थे। प्रश्न 2। प्रमोद अपनी बहन कमला की विदा कराने के लिए क्या व्यवस्था करने को तैयार हो गया था और कमला ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी? उत्तर। प्रमोद अपनी बहन कमला की पहली सावन मायके में बिताने की इच्छा पूरी करने के लिए अपना मकान 7 रुपए -8,000 में बेचने को तैयार हो गया था, ताकि जीवनलाल को 5,000 रुपए दे सके। इस पर कमला व्याकुल हो उठी और उसने अपने सुख सुहाग की सौगंध देकर प्रमोद को घर बेचने से मना कर दिया, क्योंकि उसे अभी अपनी दूसरी बहन विमला की शादी की भी चिंता थी। प्रश्न 3। राजेश्वरी का चरित्र जीवनलाल से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर। जीवनलाल जहां धन के लोभी, रूखे और रूढ़िवादी स्वभाव के हैं, वहीं उनकी पत्नी राजेश्वरी अत्यंत ममतामयी, न्यायप्रिय और सहृदय महिला हैं। वे बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं समझती। जब जीवनलाल दहेज के लिए अड़ जाते हैं तो राजेश्वरी अपनी तिजोरी से पैसे देकर कमला की विदा कराने को तैयार हो जाती हैं और जीवनलाल के लालच का कड़ा विरोध करती हैं। प्रश्न 4। जीवनलाल ने किस आधार पर कहा कि बेटी बेटी है और बहू बहू? उत्तर। जीवनलाल के मन में बहू और बेटी के लिए दोहरे मापदंड थे। वे अपनी बेटी गौरी की विदा न होने पर तो दुखी होते हैं और उसके ससुराल वालों को लोभी कहते हैं, लेकिन जब अपनी बहू कमला की बात आती है तो वे स्वयं दहेज के लिए अड़ जाते हैं। उनके अनुसार बेटी अपनी होती है, जिसकी शान के लिए उन्होंने बहुत दहेज दिया था, जबकि बहू दूसरे घर से आती है, जिससे धन वसूलना वे अपना अधिकार समझते थे।
प्रश्न 5। जीवनलाल की आंखें किस घटना के बाद खुलीं और उन्हें किस बात का एहसास हुआ? उत्तर। जब जीवनलाल का बेटा रमेश अपनी बहन गौरी को विदा कराए बिना अकेले घर लौटता है और बताता है कि गौरी के ससुराल वालों ने दहेज पूरा न होने के कारण उसकी विदा नहीं की, तब जीवनलाल को गहरा झटका लगा। इस घटना से उनकी आंखें खुलीं और उन्हें एहसास हुआ कि जो दुख वे अपनी बहू कमला को दे रहे थे, वही दुख उनकी अपनी बेटी को भी झेलना पड़ा है। प्रश्न 6। कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। जीवनलाल के इस कथन का क्या आशय है? उत्तर। इस कथन का आशय यह है कि जब जीवनलाल को अपनी बेटी गौरी की विदा न होने के रूप में करारी सामाजिक और भावनात्मक चोट लगी, तो उस चोट ने उनके भीतर के अहंकार और लालच को नष्ट कर दिया। इस चोट ने उन्हें सुधरने का मौका दिया, जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपनी बहू कमला को सहर्ष विदा करने का निर्णय लिया। इस प्रकार बेटी की विदा न होने की चोट ने उनके लिए सही मार्ग दिखाने वाले मरहम का काम किया। यहां बहू की विदा एकांकी के आधार पर 5 अंकों वाले 6 अन्य महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 7। प्रमोद ने जीवनलाल को आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है कहकर क्या व्यंग्य किया? उत्तर। जीवनलाल बार बार अपनी इज्जत और ऊंची मूछ प्रतिष्ठा का हवाला देकर कह रहे थे कि वे नाक वाले हैं। इस पर प्रमोद ने तीखा व्यंग्य किया कि आज के भौतिकवादी युग में इंसान की शराफत या गुण मायने नहीं रखते, बल्कि केवल पैसा ही प्रतिष्ठा का पैमाना है। जिसके पास पैसा है उसी की समाज में इज्जत है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो सब कुछ होते हुए भी समाज की नजरों में प्रतिष्ठाहीन नकटा है। प्रश्न 8। राजेश्वरी ने जीवनलाल के लालच और दोहरे व्यवहार पर किस प्रकार प्रहार किया? उत्तर। जब जीवनलाल को पता चलता है कि उनकी बेटी गौरी की विदा दहेज के कारण रुक गई है, तो वे उसके ससुराल वालों को लोभी और कसाई कहने लगते हैं। इस पर राजेश्वरी उन पर प्रहार करते हुए कहती हैं कि दूसरों को भला बुरा कहने से पहले वे खुद को देखें। उन्होंने खुद भी तो दहेज के लिए अपनी बहू की विदा रोक रखी है। राजेश्वरी उन्हें आईना दिखाती हैं कि जब तक वे बहू और बेटी को एक समान नहीं समझेंगे, उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। प्रश्न 9। एकांकी के प्रारंभ में कमरे की सजावट और जीवनलाल तथा प्रमोद की वेशभूषा व भावों से क्या संकेत मिलते हैं? उत्तर। कमरे की आधुनिक सजावट, सोफा सेट और रेडियो से जीवनलाल की अमीरी और संपन्नता का संकेत मिलता है। जीवनलाल की वेशभूषा, धोती कुर्ता, भारी मूछें और चेहरे की गंभीरता उनके रौब, अहंकार और रूढ़िवादी जमींदारी सोच को दर्शाती है। इसके विपरीत प्रमोद की वेशभूषा, पैंट और बुशर्ट, उसके आधुनिक होने और उसके चेहरे का करुण भाव उसकी लाचारी व बहन के प्रति गहरी चिंता को प्रकट करता है। प्रश्न 10। कमला ने अपनी सहेली और ननद गौरी के बारे में प्रमोद से क्या कहा और इससे उसके किस स्वभाव का पता चलता है? उत्तर। कमला ने प्रमोद से कहा कि गौरी का स्वभाव बहुत अच्छा और हंसमुख है। वो हर समय सबको हंसाती रहती है। उसके साथ रहने पर उसे मायके की सहेलियों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। इससे कमला के त्याग, संतोषी स्वभाव और अपनी ननद के प्रति अगाध प्रेम का पता चलता है। वो अपने भाई को कर्ज में डूबने से बचाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देने को सहर्ष तैयार थी। प्रश्न 11। रमेश की घर वापसी पर उसके चेहरे पर उदासी के क्या कारण थे? उत्तर। रमेश अपनी बहन गौरी को सावन के महीने में मायके लाने विदा कराने के लिए अत्यंत उत्साह के साथ उसके ससुराल गया था, लेकिन गौरी के ससुराल वालों ने दहेज की कमी का बहाना बनाकर उसकी विदा करने से साफ मना कर दिया। रमेश अपनी बहन को साथ लाए बिना अकेले खाली हाथ लौट रहा था। इसी असफलता और अपनी बहन के दुख को देखकर उसके चेहरे पर उदासी और निराशा के भाव थे। प्रश्न 12। बहू की विदा एकांकी के माध्यम से लेखक विनोद रस्तोगी ने समाज को क्या संदेश दिया है? उत्तर। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में फैली दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा और बेटी बहू के प्रति समाज के दोहरे मापदंडों पर करारा प्रहार किया है। लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि बहू भी किसी की बेटी होती है। जब तक समाज का हर व्यक्ति अपनी बहू को बेटी के समान सम्मान और स्नेह नहीं देगा और दहेज का लालच नहीं छोड़ेगा, तब तक समाज से इस मानसिक रूढ़िवादिता का अंत नहीं हो सकता।